गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू उर्दूस्वात IAS अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम संडे को हर बार एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। आप सब लोग न्यूज़ फॉलो कर ही रहे होंगे, तो आपको पता है कि ये इशू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आज हम इस इशू से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या पूरा इशू है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, आगे क्या इसका रेजोल्यूशन हो सकता है और इंडिया पाकिस्तान कैसे इस चीज को डील कर रहे हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम ये सारी पीपीटीज अपलोड करते हैं और उसके बाद आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। वैसे तो ये इशू काफी पुराना है, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 30 अप्रैल को जो पाकिस्तान है उसने एक ऑर्डर इशू किया, और प्रिसाइसली कहें तो जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसने ये ऑर्डर इशू किया कि वो अलाउ करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर जो 2018 में दिया गया था उसको वो अमेंड कर सकती है, साथ में केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट कर सकती है और इसी के साथ साथ वहां पे जनरल इलेक्शन भी कंडक्ट करवा सकती है जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, जो पीओके रीजन के अंदर आता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इस ऑर्डर के ऊपर इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने पाकिस्तान को ये मैसेज करते हुए कन्वे किया है कि जो एंटायर यूटी है, जो स्टेट पहले जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था, वो आपको पता होगा अब यूटी बन चुका है और अलग से लद्दाख भी एक यूटी बना दी गई है। तो ये जो एंटायर रीजन है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, वो इंडिया ये कहती है कि इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान भी इंडिया का पार्ट है। और इंडिया मानती है कि जो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने वहां पे ऑक्यूपाई कर रखा है वो इलीगल है, तो उसको इमीडिएटली वो एरिया वैकेट कर देना चाहिए। अब जब भी हम मैप देखते हैं तो हमें ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इन रियलिटी ये मैप कुछ इस तरीके से है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आप देख सकते हैं, अक्सर चीन जो चीन के पास में है, ये एरिया जो चाइना को पाकिस्तान ने सीसीड कर दिया यानी कि गिफ्ट कर दिया, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है और ये साइड में है पीओके, यानी पूरा रीजन ही पीओके कहलाता है। साइड वाला जो रीजन है उसको आजाद कश्मीर भी कहा जाता है, जो पीओके के अंदर ही आता है। अब ये मैसेज कन्वे करते हुए इसी के साथ में इंडिया ने एक और स्टेप लिया, और वो स्टेप ये था कि सिंस 8 मई 2020 के अंदर एंड इस डेट के बाद में जो वेदर फॉरकास्ट है वो इंक्लूड करेगा गिलगिट बाल्टिस्तान एंड आजाद जम्मू एंड कश्मीर एरिया को भी, जब वो डीडी यानी कि दूरदर्शन या कोई और टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर टेलीकास्ट करेगा वेदर फॉरकास्ट। इसी के साथ में ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पे भी दी जाएगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इनफैक्ट जो IMD है यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने स्टार्ट कर दिया है अपने मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स को, जम्मू एंड कश्मीर को वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद, और ये दोनों एरियाज यानी कि मुजफ्फराबाद एंड गिलगिट बाल्टिस्तान ये पीओके रीजन के अंदर आते हैं। यानी अब जो फोरकास्ट की जाती है वेदर फोरकास्ट, वो कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं की जाती, वो एंटायर सब डिवीजन के लिए की जाती है जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। और ये मूव IMD ने लिया है जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर रिएक्ट करते हुए, जिसने ये अलाउड किया कि वो फेडरल गवर्नमेंट वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान में स्टैब्लिश कर सकते हैं आफ्टर होल्डिंग इलेक्शंस। सैंपल के लिए आप ये स्लाइड देख सकते हैं, यहाँ पे वेदर वार्निंग फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया दे रखा है, जिसमें सब डिवीजन बना रखे हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। अब चलते हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर कि गिलगिट बाल्टिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है। तो एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री रही है, जहाँ पे बुद्धिस्ट रूलर्स रहे हैं बलोला शाही डायनेस्टी के। देन मेडिवल टाइम्स के अंदर देखें तो 14th सेंचुरी के अंदर जो सूफी मुस्लिम प्रीचर्स थे पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस्लाम इन बाल्टिस्तान रीजन। और इन प्रीचर्स में जो फेमस थे वो थे मीर सैयद अली
हमादानी। गिलगिट रीजन के अंदर भी सेम सेंचुरी के अंदर इस्लाम एंटर हुआ था, लेकिन वो एंटर हुआ थ्रू तरखान रूलर्स के। एंड गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन बहुत सारे लोकल रूलर्स द्वारा रूल किया गया। उनमें फेमस रहे हैं मकपोन डायनेस्टी एंड राजाज ऑफ हुंजा। इनफैक्ट जो मकपोन थे उन्होंने यूनिफाई किया गिलगिट बाल्टिस्तान को विद चित्राल एंड लद्दाख। अब देखते हैं मॉडर्न टाइम्स में इसकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो नवंबर 1839 के अंदर जो डोगरा कमांडर थे जोरावर सिंह, जिनकी एलिजेंस थी यानी कि वो गुलाब सिंह के एलिजेंस में काम करते थे, उन्होंने स्टार्ट किया कैंपेनिंग अगेंस्ट बाल्टिस्तान और 1840 तक उन्होंने सकार्डू और वहां के रूलर्स को कैप्चर कर लिया। और तब वहां के रूलर थे अहमद शाह। इसके बाद अहमद शाह को फोर्सफुली अकम्पनी करना पड़ा जोरावर सिंह को इन अ राइड विद वेस्टर्न तिब्बत। और इसी बीच भगवान सिंह को अपॉइंट किया गया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन सकार्डू। लेकिन उन्हीं सालों के अंदर कुछ रूलर्स ने मिलके डोगरास के अगेंस्ट में एक सक्सेसफुल अपराइजिंग किया इन बाल्टिस्तान और उसके बाद में उन्होंने डोगरा कमांडर भगवान सिंह को भी कैप्चर कर लिया। देन 1842 के अंदर डोगरा कमांडर वसीर लखपात ने दोबारा से कैप्चर किया बाल्टिस्तान को सेकेंड टाइम विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ अली शेर खान। और इस वायलेंट कैप्चर के अंदर जो पहले वाले रूलर्स थे जिन्होंने डोगरास को वहां से एक्सपेल किया था, उनको भी इम्प्रिजन कर लिया गया और उनको डिथ्रोन कर दिया गया और वो कैप्टिव के अंदर मर गए थे। इसके बाद गोसोन को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे अपॉइंट किया गया यानी बाल्टिस्तान के अंदर, और वहां पे वो रहे 1860 तक। और तब ये पूरा रीजन गिलगिट बाल्टिस्तान का आता था सिक्स और बाद में डोगरास के अंदर। देन हमें पता है कि एंग्लो सिख वार हुई। उसमें जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई जिसमें सिख हार गए थे, तब ये जो रीजन था, जो प्रिंसली स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर के रूप में निकल के आया। और 1846 से ये रीजन जो रूलर्स थे डोगरास के उनके अंडर में रहा। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीजन को और उसके अलावा जो भी रीजन थे वहां पे उनको सॉल्व कर दिया यानी कि बेच दिया डोगरा किंग जो उस समय गुलाब सिंह थे आफ्टर डिफीट ऑफ सिख आर्मी इन 1846। और ये रीजन दिया गया था ऑन लीज जो रिव्यू किया गया था या रिन्यू किया गया था लास्ट टाइम इन 1935। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब जम्मू एंड कश्मीर इनिशियली एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा, बट बाद में जब 22 अक्टूबर 1947 के अंदर ट्राइबल मिलिशिया जो कि पाकिस्तान सपोर्टेड थे, उन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर इनटू जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो लोकल ट्राइबल मिलिशिया था एंड पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस थे, ये मूव करने लगे श्रीनगर की तरफ। बट जैसे ही ये उरी तक पहुंचे तो वहां उनको एनकाउंटर करना पड़ा इंडियन फोर्सेस से, क्योंकि तब के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था और इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी कि वो उनकी हेल्प करे अगेंस्ट दीज फोर्सेस। उरी आपको पता होगा कुछ समय पहले भी न्यूज में था, वहां पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो आप उरी की लोकेशन जरूर चेक करिएगा मैप के अंदर। देन 1 नवंबर 1947 के अंदर जो गिलगिट स्कॉट का जो महाराजा का कमांडर था, नाम था मेजर विलियम ब्राउन, उसने एक तरीके से बगावत कर दी और वहां का जो गवर्नर था घनसार सिंह, उसको वहां से हटा दिया। और ये एक तरीके का ब्लडलेस को था जो ब्राउन ने प्लान किया विद अ कोड नेम दत्ता खेल, जिसको जम्मू एंड कश्मीर की 6th इन्फेंट्री जो कि मिर्जा हसन खान के अंडर थी, उसने भी ज्वाइन किया था। इसके बाद गिलगिट रीजन के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई वहां के लोकल्स के द्वारा और शाह रईस खान को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और जो कमांडर इन चीफ थे वो थे मिर्जा हसन खान, जिन्होंने उस रिबेलियन को ज्वाइन किया था। और जिस तरीके से ब्राउन ने ये सारे एक्शन किए उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काफी सरप्राइज थी और इस तरीके से ये एरिया चला गया पाकिस्तान के अंडर में।
देन 1970 तक गिलगित बाल्टिस्तान एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह रहा जिसका नाम था नदर्न एरियाज, लेकिन प्रेजेंटली इसके 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पॉपुलेशन हो गई है करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। और एरिया के अगर साइज देखें तो ये है अप्रोक्सीमेटली 28,000 स्क्वायर मील्स। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया इन सब से बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद 1993 के अंदर जो हाई कोर्ट था आजाद जम्मू एंड कश्मीर का, ये एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने एक अटेम्प्ट किया कि वो चाहता था कि गिलगित बाल्टिस्तान को एनेक्स कर लिया जाए, लेकिन उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दिया आफ्टर जब ये प्रोटेस्ट करने लगे वहां के लोकल जो गिलगित बाल्टिस्तान के थे, और पाकिस्तान को ये डर लगा कि ये कहीं कश्मीरीज का डोमिनेशन ना हो जाए। देन इन 1974 जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसने एबोलिश कर दिया स्टेट सब्जेक्ट रूल इन गिलगित बाल्टिस्तान, और इससे जो वहां की डेमोग्राफिक चेंज थी टेरिटरी के अंदर वो देखने को मिली। हालांकि पाकिस्तान 1 नवंबर 1947 से इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करते आ रहा है, लेकिन उसने कभी भी गिलगित बाल्टिस्तान को फॉर्मली इंटीग्रेट नहीं किया था अपने पाकिस्तानी स्टेट्स के अंदर, और ना ही इस रीजन से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल अफेयर्स है वहां पे इसका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। दैट 2009 के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया पाकिस्तानी कैबिनेट के द्वारा, और उसके बाद में इसको साइन किया उस समय के जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी द्वारा। गिलगित बाल्टिस्तान के लिए कुछ कश्मीरी नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वो मानता है कि ये उस फ्यूचर इंडिपेंडेंट स्टेट का पार्ट है जो 1947 के अंदर एग्जिस्ट करता था, यानी कि जब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं बना था तब का ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। लेकिन इंडिया ये मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान क्योंकि एक फॉर्मली प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की और उसका पार्ट थी, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। बट 2018 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पास कर दिया गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018, जिसमें उसने कहा कि वो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के अंदर फेडरल पार्ट बनाएगा उसको पाकिस्तान का, और यही वो ऑर्डर है जिसके अंदर अमेंडमेंट के लिए अभी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि वो वहां पे जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है। और इंडिया को ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे करके ये सब कर रहा है पाकिस्तान, तो उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको ग्रेजुअली अपने पाकिस्तान का पार्ट बनाना चाहती है, जो प्रेजेंटली एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है और इसको इलीगली ऑक्यूपाइड माना जाता है पाकिस्तान द्वारा। तो अगर लोकेशन की बात करें तो हमने पहले भी इसकी लोकेशन देख ली है। ये लोकेटेड है नदर्न पाकिस्तान में, एंड बॉर्डर ये शेयर करता है चाइना से, अफगानिस्तान से, तजिकिस्तान से और कश्मीर के साथ में। एंड ये पीओके के साथ में ज्योग्राफिकल बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए इंडिया इसको अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट मानता है, जबकि पाकिस्तान इसको पीओके से सेपरेट मानता है। तो ये दोनों के बीच में इशू चलता है। इसी के साथ में यहाँ पे एक रीजनल असेंबली भी है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट होते हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट थिंग जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इस रीजन से पास होता है। साथ में गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर 5 8,000ers भी हैं, यानी कि ऐसे माउंटेन्स जिनकी हाइट 8,000 से ज्यादा है, प्रिसाइसली कहें तो 8,000 मीटर से ज्यादा है, और बहुत सारी पीक्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं, जो 3 वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर हैं पोलर रीजन के बाहर, वो भी यहाँ मिलते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, उनके नाम हैं ब्याफो ग्लेशियर, बालटोरो ग्लेशियर्स एंड बटूरा ग्लेशियर। तो हिस्टोरिकली पीओके रीजन है वो बिलोंग करता है प्रिंसली स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर उसकी, और वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि वहां उस समय के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने एक्सेशन साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन
इसको पाकिस्तान ने अनलॉफुली ऑक्यूपाइड कर लिया था 1947 के अंदर और तब से ये इशू चल रहा है। यहाँ मैप पे आप लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी देख सकते हैं। अब पीओके क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और इसको इन्वेड किया पाकिस्तान ने, तो इस रीजन को यूनाइटेड नेशन ने भी एज अ पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर का नाम दिया और इसको दोबारा रीनेम्ड किया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बाय मोदी गवर्नमेंट। यानी करंटली इंडिया इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानता है। अगर डिवीजन की बात करें तो पीओके रीजन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड पार्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पहले नॉर्दर्न एरियाज कहलाता था। आजाद जम्मू एंड कश्मीर को आजाद कश्मीर भी कहा जाता है और ये वेस्टर्न पार्ट जो है इंडियन कश्मीर का वहां पे अटैच्ड है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये गवर्न किए जाते हैं अंडर आजाद कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974। एंड आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल भी है, लेकिन अगर गवर्निंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो एक तरीके से पूरी तरह पावरलेस है क्योंकि वो वर्क करता है अंडर पाकिस्तान गवर्नमेंट। अगर बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान की तो ये वो एरिया है जो वेस्ट लद्दाख प्रोविंस का एरिया माना जाता था जब तक पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाइड नहीं किया था 1947 के अंदर। और कुछ पीओके का पार्ट जैसे कि हुंजा गिलगिट, साक्सकम वैली जो रीजन था राक्षम एंड बाल्टिस्तान, ये चाइना को हैंडओवर कर दिया था पाकिस्तान ने 1963 के अंदर। तो इस एरिया को कहा जाता है सिसीडेड एरिया या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, जो अभी चाइना के अंडर है, लेकिन इसको ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक वहां पे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तहसील्स और यूनियन काउंसिल्स के अंदर। यहाँ सैंपल के लिए आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कैपिटल और एरिया। यूपीएससी के लेवल पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं बाल्टिस्तान के, देन ये डिस्ट्रिक्ट हैं गिलगिट के, देन ये है दियामर रीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट। अब पाकिस्तान ने इसको कैसे टेक ओवर किया है वो देखते हैं। यानी रिसेंट में ऐसा क्या हुआ है कि ये इशू और ज्यादा हाईलाइट होता जा रहा है। तो हुआ क्या, 2017 के अंदर पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया या प्रपोज किया कि वो डिक्लेयर करेगा ये जो स्ट्रेटेजिक रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान का, उसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर करेगा अपने खुद का। यानी कि अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो 4 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड हैं और उसमें एक फेडरल कैपिटल टेरिटरी आती है और 2 ऑटोनोमस एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आती हैं। 4 प्रोविंसेस की अगर बात करें तो उसमें है केपीके यानी कि खैबर पख्तूनवा प्रोविंस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, और जो ट्राइबल बेल्ट है ये जो केपीके रीजन के एडजस्टमेंट में है उसको मैनेज किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा और उसका नाम है फेटा या फिर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। तो करंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को उसका 5th प्रोविंस बना दिया जाए। अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान इसको 5th प्रोविंस बनाना क्यों चाहता है। इसका मेन रीजन ये भी आता है कि वहां पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है अराउंड $50 बिलियन का, उसके लिए पाकिस्तान को ये करना जरूरी है क्योंकि अभी तक इस रीजन की जो स्टेट है वो क्लियर नहीं है। इस पे दोनों कंट्रीज क्लेम करते हैं। तो चाइना ऐसी टेरिटरी के अंदर ये रूट पास करवाने के लिए थोड़ा वरीड है और पाकिस्तान ये चाहता है कि इस स्टेट को अगर क्लियर कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान का ही पार्ट है, 5th प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो शायद चाइना उस पे फ्रीली इन्वेस्ट कर पाए। इसी के साथ में जैसे हमने देखा इस रीजन के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान को फ्रेश वाटर सोर्सेज भी मिल सकते हैं और इसको वो यूज कर सकता है अपने एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर। और इस मूव से चाइना का भी एक्सेस इस रीजन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो पाकिस्तान के साथ में मिलके इंडिया को काउंटर कर सकता है क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के साथ में इंडिया के रिलेशन ठीक नहीं है और इन दोनों के रिलेशंस आपस में काफी फ्रेंडली हैं। अब देखते हैं कि ये चीज
इतनी इजी है जितना पाकिस्तान समझता है, या उसको काफी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। अब क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तो इस मूव से जो पाकिस्तान का कश्मीर केस है वो काफी सीरियसली डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो 2 यूएन के रेजोल्यूशन ने थे उन्होंने क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर इशू के साथ में लिंक है, और पाकिस्तान अगर उसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर करता है या बनाता है तो ये कराची एग्रीमेंट का भी वॉयलेशन है, जो शायद एक सिर्फ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरीके की डाउटफुल लेकिन लीगल अथॉरिटी देता है पाकिस्तान को ये रीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करने के लिए। थर्ड चीज अगर देखें तो ऐसा कुछ मूव पाकिस्तान लेता है तो ये पाक चाइना बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ 1963 उसका भी वॉयलेशन है। साथ में ये वॉयलेशन है शिमला एग्रीमेंट का जो 1972 के अंदर हुआ, और ये मेंशन करता है कि कोई भी साइड यूनिलैटरली इस चीज को अल्टर नहीं करेंगी, यानी सिर्फ खुद से इस चीज का कोई डिसीजन नहीं लेगा। साथ में पाकिस्तान को रिएक्शन भी फेस करना पड़ सकता है जो कश्मीरीज हैं दोनों साइड एलओसी के उनसे, और अगर एक बार के लिए आजाद जम्मू एंड कश्मीर का वो रिएक्शन मैनेज भी कर लेगा तो उसकी जो इमेज है या कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू एंड कश्मीर में वो सीरियसली डैमेज हो जाएगी। और जो हुर्रियत लीडर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं उन्होंने ये चीज पहले ही साफ कर दी है। अब ये हमने देखा कि पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों है, लेकिन अब देखते हैं कि पीओके का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है इसकी लोकेशन। ये पीओके का रीजन बहुत ही इमेंसली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये काफी सारी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर। तो स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर पाकिस्तान इस पे कंट्रोल कर लेता है और इसको लीगली उसमें 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर देता है तो चाइना और पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, जो कि एक डेट्रीमेंटल सिचुएशन होगी इंडिया के लिए। और इस मैटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पोजीशन रिफ्लेक्ट कर दी थी जब एक रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट ने इन 1994 के अंदर बाय कंसेंसस, और ये रेजोल्यूशन कहता है कि जो पूरा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पूरा पीओके का बाकी सारा रीजन है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, क्योंकि बाय वर्च्यू ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन हो चुका है 1947। और कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाता है कि इसका स्टेटस चेंज करना है या अल्टर करना है किसी भी पार्ट का, इस टेरिटरी का, फोर्सिबली या फिर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का, तो उसका कोई लीगल बेसिस नहीं माना जाएगा और वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेबल होगा, जो कि आप इंडिया के रिएक्शन से देख भी सकते हैं। तो इंडिया का अगर स्टैंड देखें तो पाकिस्तान को ऑल्टर करने की जगह पे ये एरिया वैकेट कर देना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है। अब देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है पीओके का इंडिया के लिए। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो सीज फायर लाइन डिमार्केट की गई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि सियाचिन है, वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, और सियाचिन की वजह से ऑलरेडी दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ में जो कंट्रोल है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वो भी एक सिग्निफिकेंट अपर हैंड देता है इंडियन आर्मी को इस कश्मीर रीजन के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। साथ में जो वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का, वो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को इंडिया से, वो भी गिलगिट में ही सिचुएटेड है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि वहां से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं, तो ये काफी ज्यादा वाइटल लिंक है इस कंट्री के लिए, साथ में इंडिया के लिए भी। साथ में जो काराकोरम पास है जो लिंक करता है पाकिस्तान को चाइना से, वो भी गिलगिट में ही सिचुएटेड है।
यानी कि दो दोस्तों को अगर दूर रखना है तो इंडिया के लिए ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट है वो आप सोच सकते हैं। इनफैक्ट CPEC की वजह से चाइना का यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो इस सब में इन्वेस्ट कर रहा है और इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है और साथ में चाइना और पाकिस्तान की टाइज भी बहुत ज्यादा एनहेंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पक्के हो सकते हैं। साथ में ये रीजन बहुत सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा वहां पे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट फैलाने के लिए भी यूज किया गया है, जैसे कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान एक शिया डोमिनेटेड रीजन है और ये सबसे फ्रंट में होगा अगर सुन्नी टेरर ग्रुप यहाँ पे अटैक करते हैं। इनफैक्ट जो इन्फ्लक्स है बाकी सारे पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में सुन्नी डोमिनेशन है, तो उससे यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है। साथ में यहाँ पे मिलिट्री की भी काफी हैवी प्रेजेंस है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की भी। जैसे सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई कर रखा है इंडियन ट्रूप्स ने, ऐसे ही चाइनीज ट्रूप्स हैं, उनका भी प्रेजेंस है काराकोरम पास के पास में। तो इतना सेंसिटिव रीजन होने की वजह से कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो उससे एक टेंशन बनी रहती है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। साथ में अगर ये 5th प्रोविंस बनता है और यहाँ पे चाइना अपना प्रेजेंस इंक्रीज करता है, इंक्लूड करता है इन रीजन्स के अंदर, तो वो एक वरी या टेंशन की सिचुएशन होगी इंडिया के लिए, क्योंकि इस तरीके से इंडिया एक तरीके से सराउंड हो जाएगा चाइना से अलोंग इट्स लैंड बॉर्डर्स। अगर हम इंडिया के लिए चैलेंज की बात करें इस POK रीजन के अंदर, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का चैलेंज आता है। साथ में इतना लंबा समय हो गया है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी थी वो पाकिस्तान ने चेंज कर दी है और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, पंजाबी, पठान सेटल कर दिए हैं। तो जो ओरिजिनल वहाँ के लोग थे या जो ओरिजिनल कलर था POK का, वो फिलहाल चेंज हो चुका है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है वो इजी है एज कंपेयर टू अदर, बट टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें यानी कि इंडिया को ह्यूमन राइट ऑडिट के लिए पुश करना चाहिए POK रीजन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज आती रहती हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट वॉयलेशन बहुत होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान काफी बार ये इशू रेज करता है कि कश्मीर में इंडियन आर्मी ऐसा कर रही है, लेकिन इंडिया को भी उस पर फोकस करना चाहिए कि POK रीजन के अंदर क्या ह्यूमन राइट ऑडिट है। साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन के अंदर एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट भी चलाया जा सकता है। साथ में हार्ड मेजर्स लेने की जरूरत है अगेंस्ट टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस एरिया में देखने को मिलता है। इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये कि इमोशनल और मोरल सपोर्ट की जरूरत है POK के लोगों को, क्योंकि अगर लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, अगर उनके सेंटिमेंट इंडिया के साइड हैं, तो वो इंडिया को फेवर करेंगे। और किसी भी रीजन को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां के लोगों को जीतना। तो इंडिया को हर वो मेजर लेना चाहिए, चाहे हार्ड, सॉफ्ट, इमोशनल, जिससे ये रीजन इंडिया के अंदर आ सके। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थोड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सारी चीजें आपको एक ही बार में मिल रही हैं। आप PPT जरूर डाउनलोड कर लें और इसका मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता ये न्यूज में ऐसे ही आता रहेगा और ये UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि पता लगे कि हमारे एफर्ट्स आपकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेट अस नो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।